आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनकी जेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में दिफा, खजाना और कानून के वज़रा, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला, आजाद जम्मू और कश्मीर के वजीर आजम, DGISI और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के बाद वजीर आजम ने नेक्टा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। उसके बाद बात करेंगे काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की, जिसके इजलास की सदारत आज वजीर खजाना असद उमर ने की। तवक्को की जा रही थी कि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस फैसले को अगले इजलास तक छोड़ दिया गया है। और आखिर में बात करेंगे वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में खिताब किया। अपने खिताब में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार साबिक वजीर खजाना इसहाक डार हैं। बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद हैं गुलबीन सेठी। मैं नुसरत जावेद 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv। बीबी, मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि हमारा प्रोग्राम आज किसी तरह देर से होता ताकि हम ट्रंप की तकरीर को डिस्कस कर लें। मेरा लाहौरी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़ताब फरमा रहा है और लोगों को हंसा रहा है क्योंकि शुरू ही हुआ है। सुना है उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के ज़माने में अमेरिका ने जितनी तरक्की की तो सारे लोग हंस पड़े। हाँ, तो उसने कहा ओह मैं ये तवक्को नहीं, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट रिएक्शन। तो लेकिन वो असल में हंसी मजाक के अलावा मैं ज़्यादा मुझे फ़िक्र ये लाहक थी कि वो हमारे बारे में, तो ज़ाहिर है कि अगर अभी तक तो वो नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया पे है वो फोकस, लेकिन मुझे ख़दशा है कि वो अफ़गानिस्तान का जिक्र भी शायद करेगा। तो उसके हवाले से हमारे बारे में उसके क्या ख्याल? आज उसकी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से भी 1 सेकंड की वो ब्रीफ इंटरेक्शन हुई ना, उसने कहा टेल माय फ्रेंड हेलो सुषमा स्वराज साहिबा को। वो तो राहदारी की मुलाकात है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात मतलब ये तकरीर है और अभी तक यूँ महसूस हो रहा है कि उसका फोकस जो है वो ज़्यादा ईरान है। और ईरान के बारे में उसने एक छिक्का भी मारा। क्या कहा? उसने कहा कि ईरानी क़यादत मुझसे मिलने को मरे जा रही है। ओह अच्छा। तो वो फौरन क्रिस्टीना अमानपुर को ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उस बंदे का नाम बताओ जो मिलने को मर रहा है, जो कि जिसने तुम्हें कहा है। अच्छा। हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। मतलब ये कि कंट्रोवर्सी अभी वो मौसूफ ने बात शुरू की है तो वो शुरू है, लेकिन अभी तक उसका मरकज़ ईरान है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है कि वो इस बात पर डटा हुआ है कि उसने नवंबर से मतलब ये कि फ़र्ज़ करो हम ईरान से तेल लेंगे, हाँ, तो हम पे भी फिर पाकिस्तानी कंपनियां भी जो हैं उन पे भी अमेरिका में पाबंदी वगैरह ये वो अपनी इस बात पर अभी तक डटा हुआ है अभी तक। अब ये है कि कल वो जो इससे ज़्यादा जो थोड़ा सा मेरे नुक्ता नज़र से अहम दिन है वो ये है कि ये कल सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जाना, यहाँ तो चलो एक तकरीर होती है ना कि आप कुछ भी कहें, उधर वो कोई कॉन्क्रीट मेजर ले सकता है या कुछ इक़दामात उठाने की बात भी कर सकते हैं कि जिसमें हो सकता है रूस या चीन को वीटो करना पड़े या कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो कि वो ना करे, डोंट नो। लेकिन उससे हमें जो इमीडिएट जो इफेक्ट होगा, अगर ये नवंबर वाली बात पे कायम रहता है तो तेल की कीमतें और बढ़ जाएगी। क्योंकि आज भी वो साथ ही ये दाद फरियाद कर रहा है ईरान के अलावा बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से कि यार आप तेल ज़्यादा पैदा करें ताकि कीमतें कम रहें। तो उस हवाले से हमसे मुतल्लिक़ा इस वजह से भी है कि आज ECC की मीटिंग थी जैसा कि आपने लिखा है, तो उसमें इन्होंने एक मरतबा फिर वही बात है, इस PTI हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा धंधा सीखा है।
یہ پہلے خبر آتی ہے یہ 2-3 ہفتے جو ہے اس کی تردید کرتے رہتے ہیں. ہاں ڈیلے کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہے نا, نہیں پہلے تردید کرتے ہیں. یس کہ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہاں بڑھی. اس کے بعد ایک اجلاس ہوتا ہے تو اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. آج بھی انہوں نے وہی کام اب کیا. مؤخر میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں کریں گے, نہیں بلکہ کہ جی یہ بعد میں کریں گے. اچھا اس میں ہمیں نقصان, ہمیں ایک صارف کے طور پر کیا نقصان ہے کہ اگر فرض کرو کہ یہ آئندہ ہفتے قیمت بڑھائیں گے تو ہم لوگوں کو جو بل آئے گا اس میں اس ہفتے کی بل بھی ڈال دیں گے وہ. یعنی جو قیمت بڑھی ہوگی نا وہ تو مہینے کا حساب نکالیں گے نا. ہاں لیکن اس کو وہ رائٹ آف کورس. تو بھائی اگر کرنا ہے تو کرو, دیوار پہ لکھا ہوگا کہ کرنا ہے. شاید اس وجہ سے نہیں کیا کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے ان دنوں, تو آلریڈی اس میں بات چیت ہو رہی تھی. اب اسمبلی کے اجلاس سے یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی A+ نہیں لیکن A سورس اس نے بتایا ہے کہ جو تحریک انصاف کا کور گروپ ہے نا, جو ان کا جگر جان گروپ ہے کہ چھڑو نہیں کسی کو, وہ کل اسد عمر صاحب کے رویے سے کوئی اتنا خوش نہیں. اوکے, اسی وجہ سے آج فواد چودھری صاحب نے آ کے اوکے ان کی تقریر سے مجھے ٹھیک ہے اچھی یعنی ذمہ دار آدمی سے, لیکن میری عادت ہے میں جب تک 3 یا 4 لوگوں سے وہ نہ ہو تو میں نہیں, اسی لیے میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں. شاید ان کا کرٹیک وہی تھا نصرت صاحب جو کل آپ کر رہے تھے کہ وہ ادھر تقریر واز آل اوور دا پلیس, وہ کوئی جو باتیں بتانے والی تھی انہوں نے بتائی نہیں. تو میری توجہ تو جو تھی وہ بنیادی طور پر شہباز شریف پر. ہاں لیکن اسد عمر صاحب کی تقریر بھی تو سنی تھی نا آپ نے. ان کی جو تقریر تھی نا اس میں یہ تھا کہ اسد عمر صاحب واز کیونکہ آپ کل کہہ رہے تھے کہ میں اپنی سیٹ سے نہیں ہٹا, میں وہاں بیٹھ کے میں نے پوری تقریر سنی. یا میں تو شہباز صاحب کی خاطر رکا رہا نا کہ وہ کیا نکالتے ہیں پٹاری میں, پر انہوں نے کچھ بھی نہیں. لیکن اسد صاحب نے بھی کوئی ایسا, وہ پہلے اپنی بات کرنے سے پہلے ایک باقاعدہ وہ مرثیہ نہیں پڑھا کہ جی ہمیں کن حالات میں گزشتہ حکومت چھوڑ گئی. اچھا تو آج وہ کام فواد چودھری تو وہ جو بات رہ گئی تھی, بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ میری خواہش ہے کہ شہباز صاحب نے بجٹ بنایا ہوتا, یہ وزیر خزانہ ہوتے وغیرہ وغیرہ. بالکل اس کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کی اگریسو بیس کو خوش رکھنے کے لیے فواد چودھری صاحب آج میدان میں اترے اور انہوں نے کافی دائیں بائیں یہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے. ہاں انہوں نے موٹر وے سے لے کے ایئرپورٹ اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور مطلب واقعی ہی سیڈ کے وہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے کہا نون لیگ پہ زیادہ تھا. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ تحریک انصاف کیا جو کور گروپ ہے وہ ابھی بھی فائٹنگ موڈ میں ہے, اور وہ شہباز شریف کی طرح اچھے بچے بننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یقینی بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا, لیکن مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ مسئلہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. اچھا اوکے, وہ کیا ہے سب؟ اور اس بات کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا. دیکھیے ایک بجٹ ہوتا ہے, گزشتہ حکومت نے 1 سال کا بجٹ دے دیا, ٹھیک ہے, آپ حکومت میں آئے, آپ کا حق ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا حق ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کی مدت 3 مہینے بعد ختم ہو رہی تھی, اس نے پورے سال کا بجٹ بنا دیا, اس کو ریویمپ کرنا, درست کرنا, عوام کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس کے مطابق اس کی نوک پلک درست کرنا, یہ تحریک انصاف کا حق. ایبسلیوٹلی. اب اسد عمر صاحب نے اس حق کو استعمال کر لیا. اب ان کے اس حق کو استعمال ہو جانے کے بعد تو ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے نا کہ بھائی میں اگر کوئی کاروبار کرتا ہوں, میں ملازمت کرتا ہوں, کوئی دھندا میں نیا سوچ رہا ہوں, تو میرے لیے کیا انسینٹیو ہے یا کیا ٹیکسز ہیں
मुझे कैसे चलना चाहिए, एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, एक इकोनॉमिक डायरेक्शन नजर आनी चाहिए हुकूमत की कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा जो बुनियादी बात थी, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, वो ये थी कि आप ये कहते कि जनाब आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, मौजू वो तो किया ही नहीं। एक्स, मौजू वाई, मौजू जी, इन पे गुज़श्ता हुकूमत ने ये जो फैसले किए थे उनको हम इस तरह बदलेंगे, हम उनको इस तरह बदल रहे हैं। स्पेसिफिक्स ने ना आप हमें कि क्या था, क्या आप क्या है। 1 2 3 4 पॉइंट, क्योंकि आप देखिए कि बजट में बजटरी प्रपोजल्स होती हैं, बिल्कुल, उसके बाद एक बाकायदा एक लिस्ट जारी होती है कि फला चीज पे फला। असद उमर साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की खड़े होके, हाँ, उन्होंने कोई ब्रेक डाउन नहीं दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि जी खसारे का उन्होंने फिगर बदल दिया, ठीक हाँ, है जी, ठीक है, रिवाइज्ड। लेकिन रिवाइज्ड आपने तो ये कहा ना कि 2.1% से पता नहीं 5 कुछ हाँ, कर दिया, ठीक, राइट, हाँ, लेकिन कैसे? हाँ, ये तो नहीं, अरे भाई अगर मैं जो तुम्हें कहूं कि जी फला बंदे की तनख्वाह जो है वो मेरी नजर में ज्यादा है, मैं उसको 5.1% इजाफा नहीं दे रहा, मैं उसे 2% दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये तो पता, आपको अब मुझसे पूछेंगी कि अभी इस आदमी की तनख्वाह कितनी है। एब्सोल्युटली यस, तो वो कितनी कम होगी, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी कम होगी अगर वो ऐसी कोई तफसील जो है वो इन्होंने मुनासिब नहीं समझी। और इस पे ऑपोजिशन वालों ने कोई शोर वोर नहीं मचाया। तो मैं रो रहा था, सही, या मैं तो पहले दिन से क्या रो रहा हूँ कि ये तकरीर जो शहबाज साहब करनी शुरू हो गए थे कल, तो पहले तो कहते कि भाई साहब वो ये जो मैं अभी बात कर, वो कहते कि भाई हमें बताएं तो सही कि आपने क्या, इसको जरा हम बहुत संजीदगी से आज वो डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे आम आदमी के लिए इसमें 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलें हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब उसमें ये जैसे ये है ना जी कि देखिए गैस की कीमतों के लिए भी सबसे पहले तो वाज़ेह अल्फाज में पहले तरदीद कर दी, उसके बाद कम अज़ कम अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 2 मरतबा ऐलान हुआ कि जी मुअख्खर। हाँ, और तुम्हें याद है मैं बार बार कहता रहा, मैंने कहा गुलमीने हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपने ये काम करना फैसला मनसूख नहीं हुआ, मुअख्खर हुआ। अब यही हरकत ये बिजली के साथ कर रहे हैं। अब ये तो एक डे टू डे की बात है, ब्रॉडर आप सबसे पहले आए बिग पिक्चर के हवाले से, तो बीबी अभी सितंबर की आज कौन सी तारीख हो गई है? 25 मेरे ख्याल में, हाँ। 25। अब तक आपको एक बात तो मुझे वाज़ेह तौर पर कह देनी चाहिए, मैं बिग पिक्चर के हवाले से, कि क्या पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है या नहीं? अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं, कल भी मतलब नहीं, लेकिन अभी आप भी वाज़ेह नहीं कर रहे, इनकार भी नहीं कर रहे हो ना। नहीं कर रहे, ही इज हेजिंग। गुलमीने या तो आप क्लियर लिखें। अच्छा, आपकी हरकतें जो हैं, मुझे तो सच्ची बात है मैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इतनी नहीं समझता, मैं नहीं माहिर मईशत, मैं तो एक आम आदमी के नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ, और जिन लोगों से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि साहब हरकतें इनकी ऐसी हैं कि ये जामेंगे। हाँ, ये क्यों कि आम तौर पर जब आप IMF के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं साहब, जिसको वो कहते हैं जी रिफॉर्म्स, ये करें, आप गैस की कीमत बढ़ाएं, सब्सिडीज खत्म करें, सब्सिडीज खत्म करें। तो जो सियाने हैं वो मुझे कहते हैं कि मियाँ हरकतें इनकी हैं कि ये जामेंगे, ठीक, ताकि ये हो कि साहब हम गए थे लेकिन हमने जो फैसले किए हैं वो हमने खुद किए, हमने कोई डिक्टेशन नहीं ली, ठीक, कि आप जाओ तो ये पहले अंदाजा लगा के जाओ कि मैं गुलमीने से पैसे मांगने जा रहा हूँ, तो वो मुझे क्या क्या कहेगी तो यहीं से ऐलान कर जाओ, ठीक है। और क्योंकि जा चुके हैं और आपको पता है कि वो क्या कहेंगे तो आप पहले ही कर इस दौरान राइट। इन्होंने
मसला ये कि फिल्म बड़ी अच्छी चलाते हैं, लाइक बिजली गैस, they're just delaying the announcement ना नुसरत साहब, सऊदी अरब का आपने विजिट कर लिया, उसके बाद जब ये वहीं थे तो खबरें चलवाई गई कि जी 8 से 10 अरब डॉलर तो वो हमारे अकाउंट्स में वैसे पार्क कर देंगे, जिसको हम देख सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उससे ये होगा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल रहेंगे। हम में से किसी ने ये तरद्दुद ही नहीं किया कि भाई वो हुआ है या नहीं, लेकिन वापस आते ही हमें खुशखबरी ये बताई गई, बहुत अच्छा गुब्बारा दिया गया कि मुबारक हो, सऊदी अरब थर्ड पार्टनर बन गया। अरे भाई, चाइना खुद कहे चले जा रहा है कि वी वांट द होल वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन सीपेक। ये कह रहा है या नहीं कह रहा? बिल्कुल कह रहा है। एक हो गई बात। उसके बाद गवादर में ऑयल सिटी के लिए 10 अरब डॉलर। अरे भाई, वो सिटी बनेगा, ऑयल सिटी बनेगा, फिर उसमें फिर पैसे आएंगे, उस नॉर्मल तेल से पहले राधा ने क्या करना है वो किसी ने नहीं बताया। और उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारी सहाफत तबाह बर्बाद हो गई है। हम एक सवाल का जवाब नहीं हमें पता चला। क्या आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में हमें ग्रे लिस्ट में डालने वाले, वोट देने वालों में सऊदी अरब भी शामिल था? हाँ बिल्कुल, यस यस यस। अब हम एक बात तो कोई हम में से सवाल करता कि फवाद चौधरी साहब, वो ऑयल सिटी तो यकीनन बनेगा, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन अब जो आइंदा इजलास होना है, हाँ, उसका क्या हुआ? क्या सऊदी अरब ने आपको यकीन दहानी दिलवाई है कि आइंदा इजलास में वो हमारे खिलाफ वोट नहीं देंगे? Probably not, क्या ये बुनियादी सवाल नहीं बनता सहाफत का? हमारा मसला ये है, बखुदा के जहनों को इतना गुलाम डरा के बिठा दो और हम डर के बैठे हुए हैं सारे, और ये पाकिस्तान के मुफाद में है ये सवाल जानना। ऑब्वियसली नुसरत साहब, हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। सऊदी अरब, चीन, इन दोनों दोस्तों ने हमारे खिलाफ वोट दिया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। शिकायत लेकर गए थे अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। हाँ, और फिर आखिर ये भी मान गए कि सिर्फ एक मुल्क था, तुर्की, वो तुर्की जो हमारे साथ खड़ा रहा। अब कम से कम दौरा जो हुआ है वजीर आजम साहब का, उसके बाद से यार खुदा के लिए आपके रवैये से तो ये लग रहा है कि जैसे ये मौजू तो जेरे बहस ही नहीं आया। अब आप बात कर रहे हैं, मुझे ये चूरन बेच रहे हैं कि जी 10 अरब डॉलर, अल्लाह करे आए यार, ये मेरा मुल्क है, यहाँ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा कुछ कौन होगा? जिसको देख सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। अरे बीबी, वो ऑयल सिटी वगैरह, ऑयल सिटी, लेकिन हकायक क्या है? आपको एक बात पता है कि इस साल ये स्टैंडर्ड चार्टर की रिपोर्ट है, बैंक की, मेरी नहीं है, उनकी रिसर्च रिपोर्ट है, हकायक को ठोस आदादो शुमार के साथ इस साल सऊदियों ने गैर मुल्की बजाय अपने मुल्क में बिजनेस लगाने के 18 अरब डॉलर इंटरनेशनली जमा करवाए हैं। क्यों? मोहम्मद बिन सलमान ने जो सारे बंदे अंदर कर दिए थे ना, हाँ, वो गॉड, अच्छा। और वो हमें ये 2008 के बाद ये पहली मर्तबा वाकया हुआ है कि एक साल में 18 बिलियन डॉलर की खतीर रकम सऊदी अरब से फ्लाई ऑफ कर गई है। हमें क्या देंगे? अरे वहां का जो इन्वेस्टर है वो अपने मुल्क। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वादा किया था कि वो जो इनकी ऑयल कंपनी आरामको, उसको वो यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डाल के, मतलब तुम शेयर ले लो, मैं ले लूं, वो नहीं हो पाया। अब वो कर रहे हैं, वो होता है ना, प्राइवेटाइज करने से पहले कहा जाता है कि जी आप वो ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसी गिरा पड़ा जो है ये घर बेचेंगे ना, तो इसको रिस्ट्रक्चर कर दें, रिफर्बिश कर दें, उसके लिए उन्हें 11 अरब डॉलर की जरूरत है। अच्छा, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब इंटरनेशनल बैंकिंग कंसोर्शियम से
उस कंपनी की रिफर्बिशिंग के लिए 11 अरब डॉलर मांग रहे हैं। बस फिर हमें तो नहीं तो अगर वो अरामको के लिए 11 अरब डॉलर इंटरनेशनल बैंकों से मांग रहे हैं पाकिस्तान तो आपको 10 अरब डॉलर वो कैसे देंगे, मुझे ये कोई नहीं समझाता। नहीं देंगे। एक मैं कॉल ले लूं, उसके बाद हम फिर अपनी बात पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? बस जी ठीक ठाक। सर मैं जमील, मैं आपका ये प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी सर, हुक्म करें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे ख्याल में मेरी तरफ मुतवज्जो हैं। अच्छा मैं आपकी ये बात, ये तो आप क्रॉस दी बॉर्डर, तो आप सऊदी अरब और ये वो सारे मामला तो जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आपकी ये जो गवर्नमेंट आई है, इसके बारे में आपकी क्या ये क्या कर रही है? असल इशू जो है इसके अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं। यही बात कर रहे हैं सर हम ऐसी बात, अभी आपकी इकोनॉमी क्या, आपकी इकोनॉमी क्या? मैं सर मेरा ख्याल है वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर यही कहा जा रहा है मुझे। चलें ब्रेक लेते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा अब ये तो होगी ना बिग पिक्चर IMF वाली। अब आपकी और मेरी बात करें। मैं तो चूँकि मेरी आदत है, मैंने तो 30 अगस्त से पहले ही अपने रिटर्न्स जमा करवा दिए। ठीक है, अब 30 सितंबर आखिरी तारीख है ना हर नौइयत के। आज क्या तारीख हो गई? फिर 25, तो 5 दिन रह गए। मिनी बजट भी आ गया। क्या हमें मेरे वजीर ख़जाना ने ये बताया है कि 30 सितंबर के बाद एक दिन नहीं बढ़ेगा? नहीं अभी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अब आप 30 सितंबर तक फाइल करना चाह रही हो, उससे पहले आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखिए एक बड़ा मेजर साबिका हुकूमत ने फैसला किया कि अगर आप अपने रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप नहीं कर सकते, तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप प्लॉट नहीं ले सकते। शोरूम और प्रॉपर्टी का काम यूं बैठ गया, सारी एक्टिविटी रुक गई। इन्होंने देखा अरे यार ये तो धंधा बंद हो गया और इनमें तो बहुत सारे लोग अपने हैं। हाँ, तो एक तोता मैना की कहानी बनाई। असद उमर जैसे पढ़े लिखे आदमी ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत फोन आए मैंने हैं। उसके बाद आया कि ये तो कहते थे हम तो टैक्स नेट बढ़ाएंगे हैं। अरे व्हाट इज दिस, अंग्रेजी आ गई ना। तो कहा नहीं साहब बात माकूल है, इसको सोचा जाएगा। बीबी अगर ये सोचा जाएगा तो आपने कल ही तकरीर की है ना। होता नॉर्मली ये है कि वजीर ख़जाना ये करता है कि उन्होंने जो बजट या मिनी बजट पेश किया होता है उस पर जब आम बहस ख़त्म हो जाती है तो वो वाइंड अप करते हैं। लेकिन चूंकि कल शहबाज साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने फौरन कि आज का हिसाब आज ही मुकाओ। अब एक बुनियादी सवाल है, बड़ा मेजर सवाल है कि क्या असद उमर साहब अपने इस फैसले पर कायम रहे? हाँ, क्या बना नॉन फाइलर्स कि जी अगर आपने अपने रिटर्न जमा नहीं करवाए हैं, आप टैक्स बाकायदगी से वो रिटर्न जमा नहीं करवाते, क्या आप गाड़ी ले सकते हैं? हाँ, इनका अपने फैसले पे आपकी तकरीर के मुताबिक यस ले सकते हैं। लेकिन कल हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप इस फैसले को वापस ले लें। भाई कम से कम इतना तो क्लियर कर दो कि सर हमने ये फैसला कर लिया है, और दियानतदारी से कहो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बातें टैक्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दुनिया भर की हुकूमतें जो होती हैं उनकी पहली तरजीह ये होती है कि वो जब हुकूमत में आते हैं तो कहा जाता है फील गुड फैक्टर। हाँ। फील गुड फैक्टर में ये होता है कि यार धंधा जारी रहे, कारोबार चलता रहे, हाँ। रौनक लगती रहे। अब उसमें तरीके सोचो
کہ حکومت اپنے لیے کیسے کچھ حاصل کر سکتی ہے. میں نے جو سیکھا ہے صحیح غالباً یہ اب ہماری میں جیسے اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ٹیکس کا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ میرے جیسا آدمی جس کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ جیسے ہی اس کا چیک جاری ہوتا ہے میرا ٹیکس جمع ہو جاتا ہے, اور میں وہی اٹھا کے مجھے, اور اس کے باوجود ایک سوالات کی لمبی فہرست نہیں, اور کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا, جیسے ابھی آپ کو پتا چلا, مجھے پتا چلا, it's not remarkably difficult. آپ یعنی عجیب و غریب ایک لوگ آپ کو ہائر کرنا میں نام نہاد پڑھا لکھا آدمی, بٹ آپ خود اسے نہیں کر سکتے, میں FBR پہ جا کر میں وہ فارم فل نہیں کر سکتا, آپ کو کنسلٹ کرنا پڑا کسی کو کہ بھائی اس میں آپ اس معاشرے کے اندر کیسے لوگوں سے توقع, ظاہر ہے کہ ہر آدمی جائے گا کنسلٹنٹس کے پاس, کسی منشی کے پاس جائے گا, جیسے پرانے زمانے خط دکھانے جاتے تھے, لائر ڈھونڈیں گے, کوئی اکاؤنٹنٹ کے بھائی ہمیں بتاؤ, کون کون جائے گا ان کے پاس. اس دوران فرض کیجئے ایک آدمی ہے, وہ ریٹائر ہو گیا, اس کی عمر لیٹ سے 65-68 ایئر ہے, ان کے بینک میں 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, ان کی بیٹی ان کو کہتے ہیں یار یہ چھوٹی گاڑی بیٹا لے لو, وہ ان کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ 12 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ روپے لے کے مارکیٹ جائے کہ جی ابو نے پیسے دیے ہیں, وہ کہے گا جی آپ فائلر تو نہیں ہیں سو یو کانٹ بائی. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ how that can impact عام کسی بھی شخص, اسی طرح کا ایک شخص ہے, وہ ریٹائر ہو گیا ہے, اس کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے, گزشتہ 4 سالوں سے وہ بس گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے پہلے اس کی انکم ہی اتنی نہیں تھی, اس نے آج سے 25 سال پہلے ایک 8 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا, ابھی اس کی قیمت کو 50 لاکھ روپے ہے, 40 لاکھ روپے ہے, اس کی بیٹی کی شادی آ گئی ہے, اس نے یہی سوچ کے رکھا تھا یار کل کو میں اپنی بیٹی بھی آؤں گا تو میں یہ بیچوں گا, اللہ خیر صلی اللہ, وہ جائے گا تو اس کا کوئی باہر نہیں ہوگا, صاحب آپ نے تو چونکہ ٹیکس فائل نہیں کیا, اس کو چلے چھوڑیں جی, آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا کیوں نہیں فائل کرتا رہا وغیرہ وغیرہ تقریر کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کانسٹیٹوینسی جنہوں نے آپ کو دوسری مرتبہ ووٹ دیا, اوورسیز پاکستانی جو ہمارے, ان کو جب ان کے ذہن میں تمہیں بتاتا ہوں اوورسیز پاکستانی صرف 2 ہیں, انیل مسرت اور زلفی بخاری, اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے. دبئی میں میرا جو پاکستانی کوہاٹ سے گیا ہوا بیچارہ وہ چلاتا ہے ٹیکسی گزشتہ 30 سال سے, اس اوورسیز پاکستانی کی ان کو کوئی, اس نے ایک پلاٹ لے رکھا ہے راول پنڈی میں, وہ کہاں سے فائل کرے, وہ تو وہاں ٹیکسی چلاتا ہے بیچارہ, اور وہ 4 سال کے بعد گجرات کا گیا ہوا ایک بندہ نیو یارک میں بیچارہ ٹیکسی چلاتا ہے یار گزشتہ 10 سال سے, اور وہ انلیگل ہے فرض کرو, وہ آتا بھی نہیں پاکستان, آ بھی نہیں سکتا, وہ کیا کرے, اس نے پیسہ دیا بھی, چلو یار بیٹا یہ خرید دو, اب وہ کہہ رہا ہے بیچ دو, وہ فائلر نان فائلر, تو آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہو یار, ظلم کرتے ہو کچھ. چلو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اب وہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا نا, دیکھو وہ یہ ہے, بڑا سمپل سا ہے. ہنزا سے کال ہے جی, السلام علیکم. ہلو السلام, جی بھیا فرمائیے. ہلو میں شہناز بات کر رہا ہوں ہنزا سے. جی بھیا, ایک تو میں تھوڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسد عمر کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اس پہ کچھ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کیجئے نا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو حکومتیں تھی ہماری, ہمیں اچھا خاصا لوٹ کے چلے گئے. 30 سال میں جو حکومتیں کر گئے وہ ہمیں پورے پاکستان کے جتنے بھی غریب ہیں ان سب کا خون چوس کے چلے گئے. اب صرف اسد عمر یا عمران خان کیا کرے گا, اس کا کوئی حل ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا. جتنے میں ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھتا ہوں, سب چیزیں دیکھتا ہوں, اس میں صرف یہی ہوتا ہے, حکومت 1 مہینہ نہیں ہوا, حکومت کو یہ تبدیلی چاہتے ہیں. ٹھیک, ابھی بھی ہمارا جو ہے, ابھی بھی ہم نے الیکشن ہمارا نہیں ہوا ابھی بھی, پھر بھی
एक चीज यहाँ पे भी यही है, उनका हुकूमत है, कोई काम नहीं हो रहा, भाई कोई काम नहीं हो रहा, लोग लूट के खा गए। तो ये बातें 5 साल के दौरान, बल्कि इमरान खान साहब इनके बारे में 2011 से बात कर रहे थे मेरे भाई, होमवर्क करके तो लोग अब उनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब वो बताएंगे कि अभी तक तो लूट मार का प्रोग्राम जारी था, अब अनिल मुशर्रफ से मकान बनवाने के अलावा और क्या क्या तरीके सोचे हैं, और जुल्फी बुखारी को दोहरी शहरियत के बावजूद जो है अपना मुशीर बनाने के बावजूद उनसे क्या उनके इल्म से हासिल करना है कि उन्होंने जो उनकी पनामा कंपनियों ने इतनी तरक्की की तो ये मुल्क भी कैसे तरक्की करेगा भाई। इसलिए लोग जो हैं असद उमर साहब का जिक्र कर रहे हैं। अगर असद उमर साहब से हमारे कुछ सवालों ने आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे माजी में जो लूटने वाले थे उनमें से काफ़ी लोग जो है ना उन हुकूमतों के इस हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। शेख रशीद 2 मरतबा वज़ीर रहे हैं नवाज शरीफ के, उसके बाद मुशर्रफ साहब के, और अब माशाल्लाह इमरान खान साहब के हैं। और मैं और तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन यूके से कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूके से कॉल जी। हेलो यूके जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने अभी वो देख रहा था कि ये पार्लियामेंट के मेंबरान के लिए 1 अरब रुपए के ट्रैवल वोचर रखे गए हैं जी। तो ये सादगी किसी भाई ये 1 मिनट, आप बरतानिया में हैं, बरतानिया की पार्लियामान मदर ऑफ आवर पार्लियामेंट कहलाती है दुनिया भर में, उनके रुकन को भी ये ट्रैवलिंग वाचर्स मिलते हैं। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट के साथ तो कहीं से आएंगे तो आएंगे ना, हर जगह से ऑब्वियस उनके पास ये सहूलत है कि वो उनको टिकट्स दिए जाते हैं कि आप आए कौमी असेंबली में, वो इलेक्टेड लोग हैं भाई। ये क्या आप लोग बातें करते हैं? तो ये सादगी जो है, खूब सादगी है कि कहते हैं कि साहब PM हाउस में नहीं रहते, कह रहे थे स्टाफ कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ जो हैवी क्वार्टर है। क्या बातें करते हैं स्टाफ कॉलोनी मैंने ये किस तरह नहीं करते भाई। हम लोगों का मसला ये है कि हमें बस सादगी एक सीख ली और गवर्नर हाउस खोल दिए। वाउचर से हमारा खसारा पूरा नहीं हो जाएगा, खुदा का खौफ करें मतलब के लिए उसके कभी ये नहीं कि वो देखें। और बाकी फिर खैर एनीवे चलें जी, वो कह रहे हैं खत्म हो गया। चलें जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म। छोटी सी बात बता रहा हूँ, एग्री करती हूँ? नहीं, इट्स वेरी सही कह रहे हैं आप, और भी बहुत तरीके हैं नुसरत साहब लोगों को करने के। बाहर चलें, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।